नमस्कार, मैं पल्लवी त्यागी एचपीएम न्यूज के वीकली शो में आपका स्वागत करती हूं। आज मेरी गेस्ट हैं एक पावरफुल वुमेन वॉइस, जिन्होंने सबसे पहले एक बेहद सफल करियर बनाया एंकरिंग में। एक बेहतरीन जर्नलिस्ट वो रहीं। उसके बाद जब अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर एंटी करप्शन बिल को लेकर हिस्सा लिया। वो फाउंडर मेंबर्स में से रहीं आम आदमी पार्टी के, जहां से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई, और उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, जहां पर वो आपको अलग अलग चैनल्स पे बहुत ही स्ट्रांगली अपने व्यूज रखती हुई नजर आती हैं एज ए बीजेपी नेशनल स्पोक्स पर्सन। मैं स्वागत करना चाहूंगी शाजिया इल्मी जी का। बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी, थैंक यू सो मच। चलिए शाजिया जी, सबसे पहले तो जो हाल में खबर आई है उसी से शुरू करते हैं। 14 एंकर्स को विपक्षी दलों ने बैन कर दिया है। एंकर्स से डर? बिल्कुल, ऐसा खौफ है उनको मोदी जी से कि अगर कोई देश की बात कर रहा है और उनसे मुश्किल सवाल कर रहा है तो ये इनटॉलरेंस आप देखिए विपक्ष की। राहुल गांधी जी जो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत और डर का सामान मिलता है। कांग्रेस जो प्रवक्ता है पवन खेड़ा, उन्होंने ये भी कहा है और तुलना करी है महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से कि ये जो एंकर्स हैं ये नफरत फैला रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। तो इनसे पूछना चाहिए कि जब अन्ना हजारे आंदोलन में जब बाकायदा हम लोग सब मौजूद थे, जिसमें अन्ना हजारे तक को जब जेल में डाला था, हम लोग को रोज़ाना सड़कों में हम लोग की पिटाई होती थी, तो उसके लिए क्या जिम्मेदारी लेंगे? अगर उनको सच्ची तुलना करनी थी तो उनको जो सबसे बड़ी तानाशाह हमारे देश की प्रधानमंत्री रही हैं तो इंदिरा गांधी जी की बात करनी चाहिए थी। उसकी तुलना उनको इमरजेंसी से करनी चाहिए थी। और उसके बाद भी लगातार आप देखिए, अगर ज़रा सा कोई कार्टून बनता है हमारे देश में, और जो बना था असीम त्रिवेदी का नाम है याद होगा, तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। इमरजेंसी के वक्त पर तो कितने जर्नलिस्ट को डाला गया। अब यही है, हमारी बात सुनोगे, अगर राग दरबारी अलापने को तैयार हो तभी जगह है, नहीं तो आउट। चलिए, तखलिया, शहनशाह का बयान आ गया, तखलिया जाओ। चलिए, तो यही है शहनशाही उनकी सोच, सुल्तानी उनकी सोच, दमनकारी उनकी सोच और उनकी तानाशाही उनकी सोच। तानाशाही और सुल्तानी सोच आप विपक्षी दल को बता रहे हैं, लेकिन अगर दिल्ली के इस मुख्यमंत्री की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो बहुत सी नाराजगी अरविंद केजरीवाल लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट से करते रहे हैं। और जो ताज़ा मामला था वो अफसरों की जो पोस्टिंग और ट्रांसफर्स को लेकर था, उनको था। उनका ये कहना है कि अगर दिल्ली सरकार के पास ये हक होता तो बहुत फ़ायदा होता। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर ये एलजी के पास चला गया है तो दिल्ली वासियों को इसका क्या फ़ायदा? आपने देखा G20 की कामयाबी? सोचिए ज़रा, अगर अरविंद केजरीवाल देख रहे होते तो सिर्फ और सिर्फ जो उनका काम है रायता फैलाने का, जिसके लिए वो माहिर हैं, बस वही हो रहा होता। केजरीवाल जी ने 1073 करोड़ रुपए सिर्फ अपने महिमा मंडन के लिए, अपने गुणगान के लिए पिछले 3 साल में खर्च करे हैं। वो पैसे पल्लवी जी आपके और मेरे पैसे हैं। मैं तो खैर दिल्ली में रहती हूँ तो टैक्स देती हूँ यहाँ पे स्टेट का, मुझे मालूम नहीं आपका क्षेत्र दिल्ली में आता है। तो दिल्ली वासियों के 1000 करोड़ सोचिए। और ये सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि आपके पास पैसा नहीं मेट्रो में डालने का, आपके पास पैसा है ये करने का। तो ये है असलियत केजरीवाल जी की। केजरीवाल जी शिकायतें कर रहे हैं दुनिया भर जाकर। जो जनादेश है, जो जनता है, उसकी बात सुनेंगे। उनकी जो कंप्लेंट है केजरीवाल जी से कि उन्होंने क्या हालत कर दी है दिल्ली की, कि एलजी साहब को सारा काम करना पड़ा और तभी हम लोग इतना सफल आयोजन कर पाए। अगर वो उन पर जिम्मेदारी ज़रा सी उनको दी जाती तो वही आप कह रहे हैं कि वो विफल होते, लेकिन एलजी साहब के पास था तो ये नहीं होते। उनका पूरा मॉडल करप्शन का है जी। एक भ्रष्टाचारी वो पार्टी है वो। तो मुझे एक मुगालते थी हम लोगों को कि ये अन्ना हजारे आंदोलन से हम लोग जब निकल कर आए थे कि हम लोग वाकई में करप्शन के खिलाफ काम करेंगे। हमें नहीं मालूम था कि हम करप्शन को बढ़ाने के लिए, भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए ये आंदोलन है कि चंद लोगों की जेबें और भर जाएं। और इसीलिए है कि मनीष सिसोदिया की हालत, वो शराब घोटाला जो सबको याद है जी। कि चाहे वो सेशंस कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तीनों जगह से उनको बेल की मनाही है। क्यों मनाही है? कितना स्ट्रॉन्ग केस होगा। बिल्कुल, लेकिन आप जिस तरीके से कैंपेन भी चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आपने पीछे एक कैंपेन चलाया था झूठा कहीं का, जिसमें 4200 जगह पर आपकी 14 वैन्स ने घूम घूम कर 27 मिनट का एक वीडियो लोगों को दिखाया था, जो आप अभी भी कह रहे हैं कि लोग भ्रष्टाचारी। आपको लगता है उस कैंपेन का कोई फायदा हुआ? लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, बीजेपी की तरफ आकर्षित होंगे? यहाँ एक सवाल मैं और इसमें ऐड करना चाहती हूँ
3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल, 2 जगह फिलहाल उनकी पकड़ है 2 स्टेट्स में। आपको नहीं लगता कि लोग कहीं ना कहीं उन्हें पसंद करते हैं? इस तरह के कैंपेन से कितना आपको असर दिख रहा है? बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि उनके भ्रष्टाचार जो शीश महल में उन्होंने करोड़ों रुपए अपने पर्दों के लिए और लगाए हैं और अपने फर्नीचर के लिए, तो उसका जिक्र नहीं करना चाहिए? अगर वो 2 बार जीत गए हैं चुनाव, तो क्या भाजपा को उसका जिक्र नहीं करना चाहिए, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो? मुझे इतनी शर्म आती है हमारे जैसे लोगों को कि हम लोग इस निर्लज इंसान के साथ, इस बेशर्म इंसान के साथ हम लोग को यकीन था। मैं तो अरविंद भाई को राखी बांधती थी जी। मुझे शर्म आती है। ये मैं तो लोगों से कहती हूँ कि सारी दुनिया का भ्रष्टाचार एक तरफ और केजरीवाल जी की सोच एक तरफ, तो वो कुछ भी कर सकता है वो इंसान। और मैं लोगों से कहूँगी, मैंने तो पास से देखा है, करीब से, और मुझे लगता है जो इंसान खुद भुगता है वो ज़्यादा जानता है। तो लोग कुछ भी यकीन कर लें। अच्छा, बहुत से लोग सोचते हैं कि उनको मोदी जी से चिढ़ है, तो सोचते हैं क्योंकि मोदी जी से चिढ़ है, चलो केजरीवाल की हर बात को मान लेते हैं। मैं कहती हूँ आपको जिससे भी चिढ़े वो अपनी चिढ़ रखिए जी, लेकिन आप सच तो देखिए इंसान ने क्या क्या है। सत्येंद्र जैन क्यों है जेल में, पढ़िए ज़रा। और अगर आपको तब भी यकीन नहीं आता और आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में यकीन नहीं आता, आप पूछिए सवाल जाकर लोगों से, आप पूछिए कि विस्की और वाइन की जब बिक्री यानी कि सेल्स और कंजम्पशन इतना बड़ा है, तो जो पैसा आना चाहिए था राजस्व के लिए सरकार को, तो वो पैसा कम क्यों हुआ? आप एंटी करप्शन बिल के लिए लड़ाई लड़ रही थी अन्ना हजारे आंदोलन के समय केजरीवाल के साथ, और आप आज के समय में वही सारे आरोप केजरीवाल पर मढ़ रही हैं। ये सारे फैक्ट्स हैं। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रही हूँ, मैं नहीं मढ़ रही हूँ कोई आरोप, ये सबके सामने है। ये केजरीवाल जी ने अपने खिलाफ किया। केजरीवाल के पास चॉइस थी, मनीष के पास चॉइस थी जी। अगर वो मुझे ये मौका नहीं देते तो मैं नहीं इल्जाम लगा पाती। उन्होंने क्यों भ्रष्टाचार किया? वे भ्रष्टाचार नहीं करते, कोई आरोप नहीं लगाता, वो तो उनके हाथ में था ना। अभी मैं नहीं कुछ कर रही हूँ, ये केजरीवाल ने पैसा लिया है, जो करोड़ों रुपए का जो घपला हुआ है, जो सबके सामने है, मैं वो आपको बता रही हूँ, मैं आपको फैक्ट्स दे रही हूँ। जी जी जी, कोई आरोप नहीं है इसमें। अभी केजरीवाल एक और चीज कर रहे हैं, और मैं आपको कॉन्क्रीट बता रही हूँ, शराब घोटाले के बारे में पढ़ लीजिए आप जरा। नहीं बिल्कुल, वो सारी तथ्य सामने हैं, सबके सामने वो तथ्य हैं। तो आपको फिर आप जानेंगे कि मैं आरोप नहीं मढ़ रही हूँ, वो सबके पास है, वो तथ्य, तभी तो वो जेल गए हैं। जी जी जी, नहीं मैं वही आपसे, और वो सबके सामने कि शीश महल में कैसे सुल्तान केजरीवाल की तरह वो रह रहे हैं। उसका बाकायदा आपने वीडियो बना के चलाया, कैंपेन चलाया, उसी पे मेरा सवाल था कि उसका कितना आपको असर हुआ। वो वीडियो एक चैनल से आया है जी, और अब मुझे लगता है पर्दाफाश करना जरूरी है। केजरीवाल जी के साथ तो हम लोग यही काम करते थे, बाकी सारे, खासतौर से यूपीए 2 का, कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार के खिलाफ तो पूरा आंदोलन था। जी जी। तो केजरीवाल को क्या लगता है कि आप औरों के भ्रष्टाचार की बात करेंगे, शूट एंड स्कूट करेंगे, जब डेफेमेशन के केसेस हो जाएंगे तो भाग जाएंगे, और औरों पर इल्ज़ाम लगाकर आप खुद उनके साथ उनकी गोदी में बैठ जाएंगे। लेकिन वो अब ये सवाल कर रहे हैं कि शाहरुख खान की जो मूवी आई है जवान, उसका हवाला देकर वो बार बार ये पूछ रहे हैं कि अब कोई भी तुमसे अगर वोट मांगने आए, तो शाहरुख खान ने एक डायलॉग बोला है उस मूवी पे, उनसे पूछेगा कि 5 साल में आप मेरे लिए क्या करेंगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करेंगे। केजरीवाल जी का बहुत पुराना है। केजरीवाल तो ये भी कहते थे जनता के सामने जाकर, अब शाहरुख खान का उनको डायलॉग मिल गया, पहले भाग मिल्खा सिंह का वो करते थे, भाग मिल्खा भाग का, तो केजरीवाल जी की पुरानी। लेकिन बीजेपी किन मुद्दों पर वोट मांगने जाएगी लोगों से आने वाले चुनावों में? मैं आपको गिना दूं, आज के दौर पर अगर लाभार्थी एक तबका है, एक बेनिफिशरीज का, इसमें हिंदू भी हैं, इसमें मुसलमान भी हैं, इसमें सारी जातों के लोग हैं। अब हमारे जाट भाई हैं, अहिर हैं, स्वर्ण हैं, और इसमें हमारे दलित और ओबीसीज हैं, और आप देखेंगे कि इसमें सबका साथ, सबका विश्वास, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इस मूल मंत्र को बाकायदा इसको इम्प्लीमेंट किया है। किसी भी सरकारी स्कीम में जो पूरे देश भर में है, कहीं पे भी आप ऐसा कोई मामला नहीं उठा पाएंगी जिसमें आप देखेंगे कि वहाँ का जो पटवारी है या तहसीलदार है या डीएम है, वो किसी भी तरह से इस बात को लेकर, जात को आधार बनाकर या जाति को आधार बनाकर, वो किसी भी तरह से किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा। ये है राम राज्य, ये कॉन्सेप्ट है गवर्नेंस का, कि आप सब किसी के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन ना करें। सरकार का काम है गवर्नेंस, गवर्न करना, सरकारी स्कीमों को लोगों तक ले जाना, उसमें से बिचौलियों को हटाना। अब डीबीटी को देखिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, ये सरकार कर पाई है। आप देखिए 50 करोड़ लोग आज के तौर पर जनधन योजना के तहत हैं। अगर आप देखेंगे, ये हिंदू मुस्लिम की बात बहुत होती है कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है।
आप देखेंगे मुसलमानों में 20% सबसे गरीब जो हैं, सबसे ज्यादा फायदा उनको हुआ है मोदी सरकार में। आप देखेंगे मुसलमान लड़कियों का जो ड्रॉप आउट रेट था पढ़ने का, प्राइमरी लेवल, प्राथमिक शिक्षा के लेवल पर, वो 70% था, वो घटकर अब 30% हो गया है। यानी कि मोदी जी की स्कीमों के चलते 40% ज्यादा मुस्लिम बच्चियां स्कूल जा पा रही हैं, प्राथमिक और सेकेंडरी। जी। तो इससे ज्यादा तो आवास योजना देखिए, घर देने की योजना गरीबों को, कितने मुसलमान है देश में? 14%। कितने लाभार्थी हैं पूरे योजना में? जो जितने लाभार्थी हैं उसमें से कितने मुसलमान हैं? 30%, 32% बल्कि। जी। यानी कि अपनी आबादी से कहीं ज्यादा बढ़कर उनको फायदा मिला है। क्यों इतने गरीब थे? सिर्फ 14% हैं, लेकिन सबसे गरीब 30% से ज्यादा मुसलमान क्यों थे? मैं कानपुर की रहने वाली हूँ, हमारा सबसे पुराना उर्दू का अखबार है सियासत जदीद जी। और वहाँ पे आप जाइए तो इतने सालों साल से कई सरकारें आई, भाई मुसलमान हो तुम्हारा वोट ले लेंगे, तुम्हें बचाना होगा, हिंदू राष्ट्र ना बन जाए और तुम ऐसे ही रहो जहालत में, गुर्बत में, तुम्हारा कुछ फ़ायदा ना हो। तो ये चाहती थी वो। और अगर सबसे ज़्यादा किसी पार्टी ने काम किया है गरीबों का, और वो गरीब मुसलमान, चाहे वो गरीब हिंदू, और चाहे गरीब किसी भी ज़ात का, चाहे वो गरीब हमारे सिख भाई, हमारे बुद्धिस्ट भाई, उन सबका सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने डिलीवर करके दिया है। जी। अब पॉलिटिक्स के लिए लोग बातें जो भी करें, लेकिन ये भी असलियत है। पॉलिटिशियंस, विपक्षी दल ये भी बोलते हैं, आप भले ही आपकी पार्टी बोलती रहे सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो ये बोलते हैं कि जो बीजेपी है वो सनातन धर्म को ज्यादा बढ़ावा देना चाह रही है और जो माइनॉरिटीज है उनके लिए वो ज्यादा कुछ नहीं करना चाह रही, ये वो आरोप लगाते हैं। इस पे आप क्या बोलेंगे? सनातन धर्म आप देखिए बहुत ज्यादा एक ज्वलंत मुद्दा इस वक्त बना दिया गया है विपक्षी दलों की तरफ से भी। इस देश का सनातन धर्म क्या है? आपको लगता है कि इंडी गठबंधन, ये जो बिल्कुल हिमाकत भरी बात, भारत का जो एक बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, उसके खिलाफ और अपने हिंदू भाई बहनों को अपमानित करके आगे बढ़ पाएगा? क्या ये संभव है? सर्वधर्म संभाव की जो बात होती है, सनातनी की तो परंपरा है जो हमारे देश को देश बना के रखती है। आप सुनिए, बिस्मिल्लाह खान जी जब गुजर गए, 2006 में उनका इंतकाल हुआ, शहनाई वादक थे बहुत पुराने। जी जी। और वो कहते थे, शिकागो यूनिवर्सिटी से उनके पास न्योता आया कि आप हमारे यहाँ आ जाइए और हमारे यहाँ हम आपको बुला लेंगे, यहाँ पे आप शहनाई सिखाएंगे और आप यहाँ पे रहिए। बोले मैं सब कुछ कर लूँगा, लेकिन मेरी गंगा माँ कहाँ जाएगी? गंगा माँ के बगैर मैं नहीं रह सकता। ये हमारे रग रग में है, हिंदू मुसलमान सबके। और अगर किसी को लगता है, खासतौर से राहुल गांधी जी को लगता है, स्टालिन जी की तो अपनी राजनीति है, उदयनिधि जी अपनी राजनीति कर रहे हैं पेरियार जी के चलते, जो तमिलनाडु में रही है, लेकिन आपको लगता है कि कोई भी देश का क्रिश्चियन या मुसलमान इसे बर्दाश्त करेगा कि हिंदू धर्म का सरासर आप अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं? कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। अगर लगता है इंडिया गठबंधन को कि इससे उन्हें फ़ायदा मिलेगा, सनातन का अपमान करके आपको फ़ायदा मिलेगा और धर्मों का सम्मान मिलेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये मुझे समझ में नहीं आता, मुझे हैरत होती है। हम लोग जिस तरह से पले बड़े हैं मुसलमान घरों में, हम लोगों ने हमेशा इज्जत की है और हमारी भी इज्जत हुई है, पर आप मजाक उड़ाएंगे एक धर्म का। ये जो इंडिया अलायंस अलग अलग तरह के मुद्दे उठा रहा है, आपको क्या लगता है ये सब एकजुट हो चुके हैं, आने वाले चुनावों में बीजेपी को कितना नुकसान ये दे सकते हैं? मुझे लगता है वो अपने आप काफ़ी है अपना नुकसान करने के लिए। अब वो अपना नुकसान खुद अपना कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं भाजपा को कुछ करने की जरूरत है। क्योंकि सब लोग एक मुट्ठी इसीलिए बनाए हुए हैं ना, ताकि मोदी को हरा सकें, बीजेपी को हरा सकें। बिल्कुल, ये एक खौफ है, मोदी खौफ, जो उनको इस डगर पर ले आया है, जहाँ पे एक दूसरे के साथ। ये बीजेपी का एरोगेंस तो नहीं है कि वो अपना नुकसान कर रहे हैं और ये सिर्फ खौफ है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं। मैंने आपको लाभार्थियों की लिस्ट सुनाई, मुझे लगता है ये हमारी जो हमारे यहाँ सेवा और जो हमारी संकल्प है देश के लिए, ये उसका नतीजा है। उस पर यकीन है हमें, जो आप मेहनत कर। अच्छा, आप अपना घर भर रहे हैं, सालों साल तक इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी दलितों को, कभी यादवों को, कभी आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं सोशल। मुसलमानों को तो खैर आपने सियासी चारा बना के रख दिया है। मैं दोबारा उसी सवाल पे आऊंगी, जैसे वो मुसलमानों की पैरवी कर रहे हैं, वैसे ही उनकी तरफ से ये आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी हिंदुओं की पैरवी करती है। तो अब क्यों नहीं की जाए हिंदुओं की पैरवी? अगर कोई हिंदू है तो आपको क्या शर्म आनी चाहिए इस बात पर कि आप इतने सेक्युलर हैं कि हमारे हिंदू भाई बहनों को
शर्म से अपना सर झुका के कहना पड़े कि हम हिंदू हैं? क्यों? क्या आपको क्या लगता है कि हिंदुओं को अपना धर्म को प्रोफेस करने में और उसमें गर्व महसूस करने में आपत्ति होनी चाहिए? क्या ये स्टैंड है इंडिया अलायंस का कि हर एक हिंदू शर्मसार है कि वो हिंदू हो? आप देखिए, चाहे शाबानो केस रहा हो हमारे देश में, या आप देखिए किस तरह से आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसले को बदल दिया। क्यों? क्योंकि आपको कुछ मुल्लाओं को खुश करना था। इससे किसका फ़ायदा हुआ? मुसलमान बच्चियों को अगर फ़ायदा हो रहा है तो मुसलमान का ही फ़ायदा हो रहा है ना। जब हमारे एयरपोर्ट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, हाईवेज़ में काम सब बढ़ रहा है तो उसमें मुसलमान भी तो है ना। मुसलमान इसी देश में तो रहता है ना। तो भारत की अगर उन्नति होगी, प्रगति होगी तो मुसलमान की भी होगी। चलिए, अब मैं बात करती हूँ मेगा इवेंट की, जो देश को जियो पॉलिटिकल रिफॉर्म की तरफ जिसने आगे बढ़ाया है। बात कर रही हूँ मैं G20 की। आपको क्या लगता है कि देशवासियों के लिए और इंटरनेशनली G20 से क्या मैसेज गया है? G20 से भारत को और भारतीयों को, पूरे देश को जो एक स्वाभिमान का एक एहसास मिला है, वो पूरा जो एक आउटकम है, जो कंसेंसस है, जो दिल्ली डिक्लेरेशन है, वो उसको समाकर आगे बढ़ाता है उस मैसेज को कि हम भी कुछ हैं, ये ध्यान रहे। और विश्व पटल में भारत का जब परचम लहराया जाता है, और आज ही की खबर है कि पूरी दुनिया भर ने मोदी जी को सबसे ट्रस्टेड लीडर माना है। 75% लोग मानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वसनीय कोई अगर लीडर है तो वो नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। चलिए, अब आने वाले जो चुनाव हैं उसमें आपकी पार्टी नरेंद्र मोदी को सामने रखकर चुनाव लड़ेगी, या बहुत स्ट्रॉन्ग मुद्दों की लिस्ट होगी जिसको लेकर आप वोट मांगने जाएंगे? सब कुछ। वो मुद्दे क्या होंगे? देखिए, जनधन खाते 15 करोड़ थे, आज 50 करोड़ हैं। डीबीटी के माध्यम से 2014-15 में मैं बता दूं, जो 61,942 करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ था। आज के दौर में देखिए 7.16 लाख करोड़ रुपए, मतलब आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। नेशनल हाईवेज़ को आप देखिए, 2013-14 में 12 किलोमीटर प्रतिदिन, आज के दौर में देखिए 50 किलोमीटर प्रतिदिन। आप फ़र्क देखिए, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं। मेट्रो का निर्माण देखिए, 2002 से 14 तक 20 किलोमीटर हर साल होता था। लोगों की उपयोगिता का, काम बढ़ाने का, उसी मनरेगा स्कीम में लोगों को रोज़गार देने का वो एक सरकार कर रही है। क्यों कर पा रही है? गवर्नेंस अच्छा है, मेहनत हो रही है। हमारे मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 था, एब्रोगेट हो, हटाया गया उसको 370। हमारे मैनिफेस्टो में राम मंदिर था, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, करके दिखाया भाजपा ने। जो कहा है वो करके दिखाया। यही वो पार्टी। चलिए, अब जाते जाते ये बता दीजिए, दिल्ली में जब चुनाव होंगे तो कौन आपको लगता है बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? ऐसा कोई नाम पर डिसीजन नहीं है, और मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे आप देखिए देवेंद्र फडणवीस कितना नया नाम था महाराष्ट्र के लिए, लेकिन उस पर यकीन किया, और कितना बेहतरीन उनका आप देख रहे हैं कि रिकॉर्ड रहा है। और हमारे बहुत सारे, अब देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा जो छोड़कर आए कांग्रेस, अब देखिए असम को कैसे चला रहे हैं। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में हम लोग इस तरह से एक कोई स्टार सीएम को प्रोजेक्ट करें, ऐसी कोई दरकार नहीं है। और अपनी नीतियों के आधार पर ही हम जाएंगे, और केजरीवाल जी को हम टक्कर देंगे उनके भ्रष्टाचार को लेकर, जो उन्होंने बदहाली की है दिल्ली की, जो आप देख रहे हैं, चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे वो यहाँ की सड़कें हों। और वो PWD का जिक्र करेंगे, मैं उनकी सड़कों का जिक्र करूँगा, जिससे आप अभी कंप्लेन कर रही थी, केजरीवाल जी की सड़क है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाजिया इल्मी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वो बहुत ही बेबाकी से आपने सभी सवालों के जवाब दिए। हम फिर से हाजिर होंगे एक और मेहमान के साथ लेट्स टॉक में। फिलहाल नमस्कार।